अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और आज डिस्कस करने लगे हैं 2.6 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है। मैंने पिछले क्लास के लेक्चर में भी बताया था, आई होप सो आपने देखी होगी। अगर किसी ने कोई क्लास मिस की है, इस पूरी एक्सरसाइज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, प्लीज़ इसको फॉलो करो। 2.6 कंप्लीट देखो। 11th फर्स्ट ईयर जितनी भी पूरी बुक के अभी तक लेक्चर्स अपलोड मैंने किए हैं कंप्लीट, उनकी एक प्लेलिस्ट सेपरेट मैंने बना दी है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं, सर ये वाली क्लास नहीं मेरी, ये क्वेश्चन नहीं मेरा। आई टोल्ड यू, आई होप सो कि हर क्लास में मैं ये बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, वहाँ पे आप क्लिक करें 11th फुल प्लेलिस्ट, ठीक है, 11th मैथ्स फुल बुक या फुल बुक प्लेलिस्ट, तो आपको मिल जाएगी। और सेपरेट एक्सरसाइजेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, सैयद बख्त टीचर लिखो, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में हर एक्सरसाइज की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंशाल्लाह। सो आप वहाँ से देखा करो। नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चन। यार ऐसा बिल्कुल कभी मत कहा करो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये तो लिटरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCQs बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को स्टेटमेंट से। क्यों? मैं हमेशा कहता हूँ स्टेटमेंट को अच्छे से समझना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, यही आधा आंसर होता है। क्योंकि क्वेश्चन को जो अच्छे से समझ पाता है वही अच्छे से आंसर दे पाता है। तो क्वेश्चन को फोकस से पढ़ा करें, एग्जाम्स में भी और बुक से भी। ओके, सो फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। सबसे पहली बात, पहला पार्ट, यानी इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ। इनवर्स फाइंड करने को कह रहे हैं, किसका? रिलेशंस का, ठीक है। इसका मतलब रिलेशंस गिवन होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। जो रिलेशंस गिवन है, 5 पार्ट्स हैं, आई होप सो, डोंट वरी, 5 करवाऊंगा। तो उन सारे के सारे जो रिलेशंस हैं उनका क्या फाइंड करना है? इनवर्स। ये तो एक चीज़ होगी। अब आगे है इंटरेस्टिंग। टेल, बताइए, वेदर ईच रिलेशन, के हर एक जो रिलेशन है, एंड इट्स इनवर्स, और उसका जो इनवर्स निकलता है। हर एक जो रिलेशन गिवन, ये रिलेशन, और इसका जो इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे, इज़ अ फंक्शन और नॉट, ये बताना है कि क्या वो फंक्शन है या नहीं। फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसका मतलब हमें 3 चीज़ें पूरी करनी है। हमें सबसे पहले उस रिलेशन को, जो रिलेशन गिवन है, उसे चेक करके बताना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं। फिर हमें उसी फंक्शन, जो रिलेशन है उसका क्या बनाना है? इनवर्स। और उस इनवर्स को भी चेक करके बताना है कि ये वो इनवर्स जो है वो एक फंक्शन है कि नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक दफ़ा फिर से, सॉरी, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि कुछ मेरे जैसे जो अनकैपेबल स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से कैरी कर पाएँ। और कई दफ़ा 2-3 दफ़ा कही बात अच्छे से याद हो जाती है, समझ भी आ जाती है। सॉरी फॉर दैट टाइम वेस्टिंग, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये रिलेशन है, हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, हर एक रिलेशन, ठीक है। ओके, पार्ट 1 की भी बात करते हैं कि इसके बारे में मैं राय कायम करूँगा कि ये फंक्शन है या नहीं। फिर जब मैं इसका इन्वर्स फाइंड करूँगा तो उसको भी चेक करूँगा कि क्या वो फंक्शन है कि नहीं। तो ये कैसे होगा? और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस देखी हैं, आई होप सो सभी ने देखी होंगी, उन्हें पता है कि किसी भी रिलेशन को अगर चेक करना हो कि वो फंक्शन है कि नहीं तो क्या करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है यार, हम उसके डोमेन निकालते हैं। या अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि इसको R का नाम दे देता हूँ, ठीक है, इस रिलेशन को, और इसकी सारी वैल्यूज़ आप लिखना चाहो तो लिख लो। वैसे तो थोड़ा सा रफ सा काम है, मैं लिख लेता हूँ। चल, वैसे बेटर यही था मैं इधर यार लिख देता। ओके, सो दिस इज़ अ रिलेशन। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है? डोमेन। क्यों निकालनी है वो आप जानते हो, बहुतों को पता है। या मैं रिपीट कर लूँगा, पहले लिख लूँगा फिर बताता हूँ। 2, 3, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर। पहला 2, दूसरे का 3, इसका फर्स्ट क्या है? 4, इसका फर्स्ट क्या है? 5, इसका फर्स्ट क्या है? 6। दैट्स इट। तो ये डोमेन आ गई। अब फंक्शन की शर्त ये है कि जो डोमेन हो हमारा वो एग्जैक्टली सेट ए बने। तो यहाँ पे तो सेट ए यही है जो हमें गिवन है, क्योंकि उनकी मल्टीप्लिकेशन से ही आया होगा। अब क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं, तो वो कंडीशन हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं। तो फिर दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं, क्या? कि जो हमारी डोमेन हो वो कभी भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, या उसमें कभी भी रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए किसी एलिमेंट में। क्या मतलब? ये पिछली क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई भी हमारा एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो रिपीट नहीं हो रहा। तो जब दोनों शर्तें पूरी हो जाएं तो हम लिखेंगे R इज़ अ फंक्शन। दैट्स इट, स्टोरी ओवर। अब ये एक पार्ट हुआ, अभी सिर्फ इतनी बात हुई कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं, तो हमने बता दिया कि ये हमारा क्या है? फंक्शन। ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका पहले इन्वर्स फाइंड करना है, इट्स इन्वर्स। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं गाइस? अगर हमारे पास एक रिलेशन है और उसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे? यार बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इट्स क्वाइट ईजी, बता देता हूँ कैसे। पेयर को
पेयर को एक्सचेंज कर दो। व्हाट डज दैट मीन, यानी कि जो पेयर की वैल्यूज़ है ना इन्हें एक्सचेंज कर दो। 2 और 1 लिखा है ना, 1 और 2 कर दो, या बस इतना ही है। यानी कि 1 इधर आ गया, 2 इधर चला गया। इसी तरह 3 और 2 है तो 2 और 3 कर दो, सिंपल। 4 और 3 है तो 3 पहले आ गया, 4 बाद में। 5 पहले तो 4 पहले आ गया, 5 बाद में। 5 पहले आ गया और 6 बाद में। एंड आई होप कि आपको कंप्लीटली समझ आ रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही। बस सिंपली इनको ऐसे कर दिया, इनको ऐसे कर दिया। आई होप यू गेट इट, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब फिर वही काम, अब हमने इसके बारे में बताना है, राय कायम करनी है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं। तो आपको पता चल गया होगा या कि अगर मैं इसकी डोमेन फाइंड करूं, इनवर्स की डोमेन, ठीक है, तो क्या होगी 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। तो ये रिपीट तो नहीं कर रहा, रेपिटेशन तो नहीं आ रही, तो ये कंडीशन क्या होगी, टिक। इधर भी रेपिटेशन नहीं आ रही थी, उधर भी रेपिटेशन नहीं आ रही। ओके, आई होप सो यू गेट इट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आर इनवर्स है ये भी क्या है, इज़ अ फंक्शन। ऑलराइट गाइस, बस इतनी सी बात थी। ले, पार्ट नंबर 1 हो भी गया। एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई है। अगर किसी को थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हुई है, वीडियो को पीछे करके वो देख सकता है। पार्ट नंबर 2 भी मैं करवाऊंगा, आगे वाले पार्ट भी करवाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है, यही समझ लो। नहीं, दिली ख्वाहिश एक अलग टॉपिक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप स्किलफुल बन जाओ, लाइक बन जाओ, आप खुद करने के कैपेबल हो जाओ। वो तभी होगा जब आप कोशिश करोगे। आप कोशिश किए बिना ये जान लेते हो या कह देते हो खुद को, यार ये मुझसे नहीं होगा, आगे वाले पार्ट डिफरेंट होंगे, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट लगेगी, ऐसा नहीं होगा। पार्ट नंबर 2 तो कम से कम करो। पार्ट नंबर 3 डिफरेंट, आई नो दैट। वहाँ पे एक स्टोरी भी मैं सुनाऊंगा, मतलब मैथ की स्टोरी, थोड़ी डिफरेंट किस्म की, कि कहाँ से चेक होगा कि ये फंक्शन है कि नहीं जब ऐसी अजीबोगरीब सी इक्वेशन आ जाए। बट दे आर ईजी। लेकिन एक दफ़ा ट्राई खुद से ज़रूर करो, मे बी आपका आइडिया कामयाब हो जाए। सो लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सेम प्रोसेस है। अब मैंने इसको रिलेशन कह दिया जगह बचाने के लिए, इसको रिलेशन कह दिया। ऑलराइट, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इसकी डोमेन फाइंड करनी है। और आई होप आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगी कि ये रिलेशन मतलब फंक्शन है कि नहीं। कैसे, 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। तो क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा, बिकॉज इट्स नॉट रिपीटिंग, डोमेन, अगर पूरी इंग्लिश लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिखूंगा, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज यूनिक एंड नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स, सो इट्स अ फंक्शन। अब मैंने इतनी लंबी रामलीला लिख दी, क्यों लिखी, ताकि आपको ये बता सकूं कि कई दफ़ा पेपर में स्टूडेंट्स मार्क्स बनाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लिखते हैं। तो ये मैंने एक रफ सी लाइन लिख दी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप ये लिखें। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने डोमेन ज़रूर फाइंड करनी है, ताकि उसे पता चल जाए एग्जामिनर को, कि बच्चे को पता है कि ये किस तरीके से आपने कहा, कहीं किसी से देख के तो नहीं लिख दिया इट्स अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन। जब आप डोमेन फाइंड करोगे तो वो समझ जाएगा। और अगर आप छोटी सी 1-2 लाइनों की अंग्रेज़ी खुद से टूटी फूटी सी ही चलेगी लिख दो, तो उसे आइडिया हो जाएगा कि जी हाँ आपने खुद किया है। आई होप यू गेट इट। ओके, तो इट्स अ फंक्शन या रिलेशन आर इज़ अ फंक्शन, दैट्स इट। लीजिए, हो गया। क्यों, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा। अब हमें क्या चाहिए, अब हम चाहिए आर इनवर्स। तो आर इनवर्स को कैसे फाइंड करेंगे, यू नो दैट। हाँ, सिंपल है कि हम उन्हें एक्सचेंज कर देंगे। 1 और 3 को कर देंगे 3 और 1, और 2 और 5 को कर देंगे 5 और 2, 3 और 7 को कर देंगे 7 और 3, 4 और 9 को कर देंगे 9 और 4, और 5 और 11 को कर देंगे 11 और 5। आई होप यू गेट इट। लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वैसे तो आई होप आपको आ गई होगी। अब इसकी क्या फाइंड करनी है हमें, डोमेन। तो पूरी लाइन वही लिखनी पड़ेगी। पहले ये ज़रा फाइंड कर लें। डोमेन बनती है 3 5 7 9 एंड 11, दैट्स इट। तो ये रिपीट नहीं कर रहा, दैट्स वाई हमारा जो आर इनवर्स है ये भी क्या है, इज़ अ फंक्शन, दैट्स इट। दैट इज़ योर फुल स्टोरी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 इन फर्स्ट 2 पार्ट्स। पार्ट नंबर 3 की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, और 4 और 5 भी मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइज, कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 3 से। मैंने पहले बोर्ड भर दिया इसलिए ताकि आपको जल्दी से पार्ट दोनों करवा दूँ, और इसमें काफ़ी इंग्लिश लिखनी थी, टाइम गुजर जाना था। सो आई डोंट वांट टू बोर यू। कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, जल्दी से आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट करता हूँ। पार्ट नंबर 5 मैंने जानबूझ के नहीं किया, ताकि आप खुद करने की कोशिश करो। अगर समझ ना आए तो मुझसे कर लेना, वैसे समझ आएगा। आई नो यू कि आप 4 पार्ट के बाद 5th पार्ट आप आराम से कर लोगे, जैसे पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 किया था। ओके, गेट बैक टू द टॉपिक। अब ये जो पार्ट नंबर 3 है या 4 है या 5 है, बुक आई होप आपके सामने होगी, ज़रूर रखा करें। तो इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। यानी ये जो रिलेशंस हमें गिवन है ये थोड़े से डिफरेंट किस्म के हैं। इनमें वैल्यूज़ इस तरीके से नहीं दी गई कि हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हैं जी, 2 1 है, 1 3 है, पेयर्स नहीं है।
हमें एक इक्वेशन दे दी गई है। तो अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन हो, हमें क्या करना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, लाइफ टाइम काम आएगा। दो बातें बताऊँगा कि इक्वेशन को इन्वर्स कैसे करना है, यानी अगर ये रिलेशन है तो इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा, डोंट वरी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये चेक करना है कि क्या ये जो रिलेशन है इक्वेशन में ये एक फंक्शन है कि नहीं। सादी सी बात करूँगा, आपने ये देखना है इज इक्वल टू के इस तरफ क्या वैल्यू लिखी है, जो भी लिखा है, एक्स लिखा है, वाई लिखा है, जी लिखा है, जो भी वेरिएबल लिखा है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है यहाँ पे, कोई भी जो भी वेरिएबल, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। अगर तो उसकी पावर 1 है तो ये जो भी इक्वेशन लिखी है ये क्या है? ये फंक्शन है। और अगर उसकी पावर 1 से बड़ी है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, तो वो क्या है? वो नोट अ फंक्शन है, वो फंक्शन नहीं है। मैं इस तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे आपने मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.1 में ही, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना आप सीखते हो, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर आप उसकी फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए, यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए, यानी 3 तरीकों से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन तीनों तरीकों से आंसर हमेशा 2 आते हैं, एक आंसर नहीं होता। यानी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या होती है? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की 2, एक्स हो वाई हो जो भी। हम उसे जब सॉल्व करते हैं तो आंसर कितने आते हैं? 2। इसी तरह अगर कोई भी इक्वेशन है वो उसकी क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कि उसके मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके 3 आंसर्स आएंगे, 4 है तो 4 आएंगे। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारा जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन को फंक्शन कहते हैं। रट्टा लग गया? आई होप सो लग गया होगा। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे कैसे, मैं ये बता देता हूँ। थोड़ा रफ सा किया, आई होप आपको समझ आ गया हो, क्योंकि ज़्यादातर नोट्स में ऐसे ही लिखता हूँ यार मैं। कंटिन्यू करते हैं। लेट, इसको मैंने एक आर नाम का फंक्शन करार दे दिया। आर इज़ अ फंक्शन, आर एक फंक्शन है, बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने और बतानी थी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला चक्कर है। आई होप आपने फंक्शंस वाली क्लासेस सारी सीक्वेंस में देखी, अब तक चैप्टर 1 और 2 देखते आए हो, इसलिए आपको आइडिया होगा मैं क्या बात बताने लगा हूँ कि वाई डिपेंडेंट है और x क्या है? इंडिपेंडेंट। तो हर एक x की वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू निकलेगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैं x को 1 पुट करता हूँ तो x तो 1 ही रहेगा, लेकिन y डिपेंडेंट है किस पे? x पे। जैसे मैंने x पुट किया, y की वैल्यू चेंज हो गई। जैसे 1 पुट करूँगा तो 2 1 2, 2 और 3 5, y क्या आएगा? 5। लेकिन अगर मैं x को 2 कर दूँ तो ये 7 हो जाएगा। तो ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ज़रा गौर से समझिए। R इज़ अ फंक्शन, ये तो बात वही वाली है कि y की पावर 1 है, लेकिन आगे बात ये है कि उसका आंसर एक आना चाहिए, क्योंकि एक वैल्यू पुट करने से एक ही आंसर आना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पावर 1 है तो एक ही आंसर आएगा। हाँ, पावर 1 है तो एक ही आंसर आएगा। या R इज़ अ फंक्शन बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट हैविंग, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x की हर एक वैल्यू के लिए, x की जो भी वैल्यू आप पुट करोगे उसके लिए देयर एग्जिस्ट, वहाँ एग्जिस्ट करेगा हैविंग अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, एक y की यूनिक वैल्यू आएगी। ये बुकिश लैंग्वेज है, बुक में ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे भी ऐसे लिख दिया। मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर यहाँ y की पावर 2 होती और हमें इसको सॉल्व करता तो इसके आंसर 2 आते। यहाँ लिखा है कि x की एक यूनिक वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगी, और वो एग्जिस्ट करती है इस इक्वेशन के अंदर, इसलिए इसको क्या कहेंगे? फंक्शन। अब बात करते हैं इसकी इन्वर्स की। यार इन्वर्स लिखते कैसे हैं, पहली बात तो ये, फिर बात करते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। खैर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बहुत इजी है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो r का इन्वर्स कुछ इस तरह होगा कि मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखूंगा, एक्स वाई सच दैट, ये 4 को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। ओके, सो एक्स वाई सच दैट मैंने लाइन लगा दी। आगे लिखा है y इज इक्वल टू 2x + 3, ये मेरी इक्वेशन है। तो मैं इसको पलट दूंगा, x को उधर ले जाऊंगा और y को उधर ले आऊंगा। अब मैंने ऐसा नहीं किया कि x डिवाइड कर दूंगा, y को डिवाइड कर, नो, वो प्रोसेस नहीं हो रहा। मैं सिर्फ उनको एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ। व्हाट आई मीन कि मैं इन दोनों की जगह बदल दूंगा। जहाँ x लिखा है वहाँ y आ जाएगा, और जहाँ y लिखा है वहाँ पे x आ जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो जाएगा और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जिन्होंने सारी क्लासेस दी है ना, वो सारी मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो ऐसा करने से ये जो चीज़ क्रिएट होगी, ये चीज़ कहलाएगी रिलेशन का इन्वर्स। ये रिलेशन था। अगर मैंने सिंपली x को y की जगह और y को x की जगह ले गया तो ये चीज़ कहलाएगी इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। आई होप यू गेट इट कम्प्लीटली। अगर कहीं थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। अब इस सिचुएशन में देखो या इस सिचुएशन में देखो, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे इधर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 1। यानी कि पूरे क्वेश्चन में अगर पावर मैक्सिमम पावर 1 है तो फिर वो रिलेशन है, और अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 2 हो गई तो वो फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन नहीं हो सकता, वो
मैं रिपीट कर दूं? ओके, पूरी इक्वेशन के अंदर अगर मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या है 1, तो वो हमारा फंक्शन है। और अगर मैक्सिमम पावर 1 से ज़्यादा है तो वो फंक्शन नहीं है। इसीलिए देखो मैंने लिखा है आर इनवर्स इज़ अ फंक्शन बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट, हर वाई की वैल्यू जब भी हम एंटर करेंगे तो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी कि यूनिक वैल्यू किसकी, एक्स की। बस सिंपली पूरी स्टेटमेंट वही है, सिर्फ यहाँ पे लिखा था कि एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी किसमें, वाई में। इसी तरह यहाँ पे वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी किसमें, एक्स में, क्योंकि वाई पुट करने से यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे एक्स पुट करने से वाई आएगा। थोड़ा घुमा रहा हूँ ना? नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि इसको कितना आएगा। हाँ, आज का गर्मी भी काफ़ी है और मैंने फ़ैन और एसी ऑफ किया हुआ है, यू नो दैट, क्यों? ताकि आपको साउंड क्लियर आए। कोशिश तो यही होती है, बट इट्स ओके, मजदूर भी तो मेहनत करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 4 और 5 जुड़वा एक जैसे हैं, दोनों सिमिलर हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे। दोनों की इक्वेशन को देखो तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे पावर जो है वो डबल है, 2 है, तो ये यूनिक वैल्यू तो नहीं आने वाली। मैंने पहले ही बोल दिया था, तो हम सिंपली लिख देंगे और लेट करेंगे एक रिलेशन, आर नाम का मैंने एक रिलेशन क्रिएट कर दिया। ये मैं इसलिए इतना लंबा करके करता हूँ ताकि पेपर में आप ऐसे ही अटेम्प्ट करो, ताकि 2 नंबर मिल जाएं यार, बन जाएं। ऐसा ना हो कि सिंपली मैं सीधा सीधा लिख दूँ, आप भी वही लिख दो तो गड़बड़ हो जाए। ऐसा कभी नहीं करना। अगर मैं लिख भी दूँ तो आपने लंबा करके लिखना। ओके, ये एक रिलेशन है आर नाम का। आर इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों भाई, क्यों नहीं, ये फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मैं जब पुट करूँगा सो देयर एग्जिस्ट, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, गौर से सुनिएगा, हैविंग 2 वैल्यूज़ ऑफ वाई, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं वाई की 2 वैल्यूज़। अब मुझे कैसे पता, हम सॉल्व करने से पहले ही पता चल गया कि वाई की 2 वैल्यूज़ आएंगी। ऑफ कोर्स 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब पूछोगे क्यों? यार वाई की पावर क्या है 2, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो वहाँ प्लस और माइनस ऑटोमेटिकली आएंगे। यू गेट इट? या अगर कहीं लिखा हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सादी सी वैल्यू लिखी है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या लूँगा, स्क्वायर रूट, और अगर इसे कट आउट करूँ तो वाई का आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 2। तो ये ऑटोमेटिकली हो गया कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 2 है तो वो एक वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, अब 2 वैल्यूज़ निकालेगा। तो हमने तो स्टेटमेंट में पहले ही डिस्कस कर लिया कि एक वैल्यू पुट करने से एक ही वैल्यू यूनिक निकलनी चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 निकल रही हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये रिलेशन नहीं है। ओके, अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, इन्वर्स। तो मैंने बता दिया आपको तरीका कि इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है, कि आपने क्या करना है, बस उन्हें उनकी जगह बदल देनी है। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की थी, एक्स वाई लिख दिया था, तो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे तो एक्स वाई है, यहाँ पे जब मैंने इन्वर्स निकाला तो क्योंकि एक्स वाई है तो अब पलट के क्या हो गए, वाई एक्स। हाँ, ये भी याद रखना है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इन्वर्स निकाल रहा था मैं, तो ये भी इनको मैं एक्सचेंज कर दूँगा। उसके बाद क्या हुआ, सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, कॉमन कॉमा एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। वाई क्यों बोल रहा हूँ मैं 0? ओके, आई होप ये समझ आ रहा है कि ये रिलेशन, ये इसका इन्वर्स देखा कि पावर 2 है तो ये एक फंक्शन नहीं है, बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ, उसी को एक्सचेंज करना है, ईच वैल्यू ऑफ, अब किसकी वैल्यू निकलनी है, सॉरी किसको पुट करना है, वाई को। फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई, वाई की हर वैल्यू के लिए आंसर 2 आएंगे, किसके, एक्स के। आई होप आपको कंप्लीटली समझ आ गया हो। मैं थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इस तरीके से कि आपको समझ आ जाए। ऐसा नहीं चाह रहा कि समझ ना आए, लेकिन एक्सप्लेन करते हुए ऐसा हो जाता है कि लेंथी हो जाती बात तो डाउट होने लगता है कि समझ भी आ रही है कि नहीं। सो आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। जहाँ कन्फ्यूजन हो रही वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखो ताकि अच्छे से समझ आए। पार्ट नंबर 5 करते हैं जल्दी से, क्योंकि गर्मी मुझे वाकई बहुत ज़्यादा लग रही है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। पानी पी लिया, आप जल्दी से पार्ट नंबर 5 करते हैं, क्योंकि मुझे इस क्लास को जल्दी से कंप्लीट करना है। स्टोरी वही है कि सबसे पहले मैं इसको लेट करूँगा कि ये क्या है, एक रिलेशन है जिसमें एक्स और वाई हैं, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज आ मॉडुलस 3। ये इतना मतलब फोकस से मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, सेम एज इट इज़, बस रिलेशन के तौर पर लिख देना है। और उसके बाद सिंपली क्या करना है कि आपने आर लिखने के बाद कह देना है इज़ नॉट अ फंक्शन, एंड यू नो दैट क्यों क्योंकि y की जो पावर है, हमारे जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है 2, सो ग्रेटर देन 1 मीन्स इट्स नॉट अ फंक्शन। बस हो गया काम, बाकी पूरी लाइन एज इट इज़ है, मैं लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया r इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट हैविंग 2 वैल्यूज ऑफ y, सेम एज इट इज़ द केस विद r इनवर्स। तो r इनवर्स को अगर सॉल्व करके मैं फाइंड आउट करके लिखूँ, दिस इज़ बोरिंग आई नो, पर मैं लिखना तो मेरा काम है, तो मैं लिख रहा हूँ कि x और y ने अपनी जगह बदल ली, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं कि फ़र्क कोई नहीं पड़ता, या
मैंने पहले ही कहा था कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। और कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, या कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है कि आपने ये याद रखना है कि आपके जो वेरिएबल हैं उनकी मैक्सिमम पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। तो अब हम ऐसे ही इन्वर्स के लिए भी कह देंगे कि आर इन्वर्स इज़ नॉट अ फंक्शन। तो आगे बिकॉज वाली वही पूरी की पूरी कहानी लिख देंगे, सिंपली बिकॉज लिखें, सॉरी, या बिकॉज फॉर ईच, सॉरी मैं रफ्सा लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स आएगा ना, या क्यों नहीं एक्स नहीं वाई आएगा, देखा कुछ हो रहा है। सो फॉर, थका हुआ हूँ काफ़ी। सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट हैविंग 2 वैल्यूज़ ऑफ एक्स, दैट्स इट। तो फाइनली हमने इतनी गर्मी में भी ये क्वेश्चन कर लिया और आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको ऐसे ही क्लासेस बना के दिखाता रहूँ। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो वैसे तो मुझे स्टार्ट पे कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब मजबूरी है तो बता देता हूँ। मैं अपना हाउस शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, मेरी पूरी फैमिली, हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं जगह से दूसरी जगह। तो मे बी इस लेक्चर के बाद कुछ क्लासेस थोड़ी डिले हो जाएं, लेट हो जाएं, या कुछ टाइम के लिए मैं गायब हो जाऊं, लेक्चर्स अपलोड ना कर पाऊं। सो मैं स्टार्ट में ही एडवांस में ही सॉरी कर लेता हूं कि अगर लेक्चर लेट हो जाएं तो मैं माजरत करता हूं। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हैं, रियल लाइफ में भी बहुत टीचर्स हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, कज़न्स हैं, सिस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं स्टडी में। तो आप उन सब से हेल्प लीजिए, यूट्यूब से भी हेल्प लीजिए, बाकी सब के भी लेक्चर्स देखिए जितने मेरे अवेलेबल हैं। अगर मेरी अच्छी समझ आती है तो मेरे देखिए, और जो मेरे अवेलेबल नहीं हैं वो तो दूसरों के देखने ही पड़ेंगे। लेकिन जो मेरे अवेलेबल हैं लेकिन समझ किसी और की अच्छी आ रही है तो लिटरली टेलिंग यू उसके लेक्चर्स देखें। क्यों? क्योंकि आपको उनके लेक्चर देखने का बेनिफिट होगा। मकसद आपको स्टडी करवाना है, अच्छा और लाइक इंसान बनाना है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबका फ़र्ज़ है। तो आई होप सो कि फिर मिलेंगे जल्द अज जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।